हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम बिगिनिंग टू 200 बीसी, मतलब भारत का इतिहास और 1200 ईस्वी तक अपन उसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। शुरुआत से लेकर आपके सामने प्रो ऐतिहासिक काल से लेकर 1200 ईस्वी तक आपका जो पेपर होता है उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वो अपन पढ़ने वाले हैं। उसका जो पहला प्रश्न आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का विस्तृत वर्णन की दीजिए। तो हड़प्पा सभ्यता होती थी, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं होती हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने ये वाला प्रश्न है। इसको शुरू करें इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ आपको क्या करना है, वीडियो को, ये जो ये पीडीएफ में आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे सारा का सारा कंटेंट है वो फ्री में आपको देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना। साथ के साथ आपको जो अगर कोई फ्लिपकार्ट पर मंत्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको कोने में, व्यू प्रोडक्ट और शॉप वाला ऑप्शन, इस पे जैसे क्लिक करके कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट है वो आपको देखने को मिल सकता है। चलो शुरू करते हैं आपके सामने। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीनतम व नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। अगर अपन भारत में बात करें आपके सामने, सबसे पहले बात करें सभ्यताएं होती क्या थी। जब मनुष्य था उसने क्या किया था, शुरुआत के समय अपना जो धीरे धीरे मनुष्य वो क्या इकट्ठा होकर रहना शुरू कर लिया। जनसंख्या जैसे जैसे मनुष्य की बढ़ने लगी वो आपके सामने क्या धीरे धीरे इकट्ठा होकर रहना शुरू किया। तब वहां पे आपके सामने क्या हुआ, कबीलों का निर्माण होना शुरुआत, छोटे छोटे कबीले हैं उसका निर्माण होना शुरू होता आपके सामने। अब क्या होता है, एक समय आता है जब मनुष्य है वो थोड़ा सा मतलब जो समझदारी की तरफ बढ़ता है, जिसने लोहे का आपके सामने जितनी धातुएं थी उनका आविष्कार उसने लगभग कर लिया था। लोहे से पहले आपके सामने कॉपर तक का उसने जो आविष्कार है वो कर लिया था। तब मनुष्य को पता चलता है कि उसको सिर्फ शिकार पर ही निर्भर नहीं रहना है, वो खेती भी कर सकता है। उसको खेती के बारे में भी ज्ञान हो चुका था, कृषि के बारे में ज्ञान हो चुका था। तो मनुष्य ने धीरे धीरे इकट्ठा होकर जो नदियां होती हैं उसके किनारे रहना शुरू हुआ और इस तरीके से पूरी दुनिया में पनपती हैं अलग अलग प्रकार की सभ्यताएं। नील नदी के कारण आपको सामने जो जो यूनानी व मिस्र की सभ्यताएं पनपती हैं, चीन में आपके सामने चीनी सभ्यताएं पनपती हैं, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के किनारे आपके सामने सिंधु के किनारे सिंधु घाटी सभ्यताएं पनपती हैं। ईरान इराक में आपके सामने मेसोपोटामिया की जो सभ्यता वो पनपती है वहां की नदियों किनारे। तो धीरे धीरे जो मनुष्य है वो इकट्ठा होकर रहना शुरू करता है और इस समय दुनिया में अलग अलग प्रकार की क्या सभ्यताएं पनपती हैं। इस पूरी दुनिया में सबसे प्राचीनतम, सबसे नगरीय और सबसे आधुनिक अगर कोई सभ्यता थी उसका नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता था। क्यों नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है इसको, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो इस तरीके से किया गया था जिससे, जैसे कि आज के समय जो आधुनिक शहर देखते हैं, और मैं तो ये बता रहा हूं आपको, आपके आसपास के गांव का जो बड़ा कोई शहर है ना वो भी इतना सही तरीके से उसका निर्माण नहीं किया गया है जितना सिंधु घाटी सभ्यता के का निर्माण किया गया था। इसीलिए सभ्यता को किस सभ्यता के नाम से जाना जाता है, नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है। पहला पॉइंट है, जब आप ये शब्द लिखोगे सिंधु घाटी सभ्यता को नगरीय सभ्यता के नाम से जाना जाता है, तब इस नगरीय सभ्यता के नीचे अंडरलाइन कर देना। समझ में आ गया, ताकि पढ़ने वाला जो टीचर है उसको क्या हाईलाइट हो वो चीज। इसका कालक्रम की बात करें भाई, कब से कब तक ये सभ्यता पनपी, तो लगभग आपके सामने 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक आपके सामने इस सभ्यता का पनपती है। और इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं की बात करें तो वो अलग अलग प्रकार की हैं, उसके बारे में अपन विस्तार से जानेंगे आगे। पहली विशेषता आपके सामने जो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है वो है इसके सुनियोजित नगरों का नियोजन करना। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट विशेषता थी नगरों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता था। मतलब नगरों को दो प्रमुख विभाजन क्या होता था आपके सामने, ये पूरा आपके सामने मान लो हड़प्पा है या मोहनजोदाड़ो कोई सा भी मान लो, उसको मुख्यतः दो भागों में बांट दिया जाता था। एक क्या होता था, एक ऊंचा इलाका और दूसरा आम लोगों के इलाका। देखो क्या होता था, मान लो आज के समय आप जो आधुनिक समय के दुर्ग मान लो, आधुनिक समय में जो राजा महाराजा की राज किया करते तब क्या होता था, एक तो दुर्ग होता था, दुर्ग को कोई पहाड़ी पे बना दिया जाता था, टिल्ले पे बना दिया जाता था, ऊंची जगह पे आमतौर पर बनाया जाता था, जहां पर कौन रहते थे आपके सामने, शासक वर्ग रहता था, जो नगर की रक्षा करता था वो सब लोग रहते थे, और दूसरा क्या आपके सामने आम जनता वो नीचे रहा करती थी। यही सब चीजें कहां पर देखने को मिलती हैं, हड़प्पा सभ्यता में भी देखने को मिलती है। नगर को दो भागों में बांटा गया है, जिसको एक भाग को पश्चिमी भाग को बोला जाता है, जिसको
दुर्ग या गड्डी के नाम से जाना जाता है आपके सामने, जो छोटा होता है लेकिन उपेक्षाकृत कहां पर, ऊंचाई पे उसका निर्माण किया जाता है। जहां पर कौन रहते थे आपके सामने, शासक वर्ग या जो महत्वपूर्ण लोग होते थे वो आपके सामने रहते थे। ये समझ लो एक प्रकार का जो आज के समय जो आप दुर्ग देखते हो ना, वर्तमान जो राजाओं के दुर्ग होते हैं उस प्रकार का ये दुर्ग हुआ करता था। इसको दुर्ग या गड्डी या फिर पश्चिमी भाग के नाम से जानते थे। फिर आपके सामने एक आता था पूर्वी भाग। पूर्वी भाग में कौन रहते थे आपके सामने, पूर्वी भाग में आम जनता है, जिसे निचला शहर भी, जो थोड़ी कम ऊंचाई पे रहता था, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ करता था, और आपके सामने क्या रहते थे, बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर आपके सामने लगभग आम जनता वो रहती थी। समझ में आ गया। अब आपको ट्रिक से याद करो, पश्चिमी हिस्सा भारत से याद करो, पश्चिमी हिस्से में कौन है, राजस्थान है। समझ में हो गया आपके सामने। राजस्थान में आपको पता सबसे ज्यादा दुर्ग देखने को मिलते हैं, तो इस ट्रिक से याद कर लो। जो हड़प्पा सभ्यता उसमें भी सबसे ज्यादा दुर्ग देखने को मिलते थे, उसको पश्चिमी नगर के नाम से जाना जाता था। और पूर्वी नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका भारत का, वहां पे आपके सामने ऐसे समझ लो कि आम जनता वो रहती है। इस ट्रिक से याद कर लो, या फिर अपोजिट के नाम से भी याद कर लो। समझ में आ गया आपके सामने। अच्छा, सिर्फ आपके सामने दुर्गों का ही विस्तार से निर्माण नहीं था कि भाई ऊंचा नगर नीचा नगर, इस तरीके की चीज नहीं थी। जो सड़कें वो भी समकोण पे काटती थी, जिनका नगर चौकोर खंडों पर बांटा जाता था। भाई आज के समय आज अपना शहर है, चौराया देखा होगा, आप नहीं कहते हो कि भैया हमारे नगर का चौराया है ना। तो वहां पर क्या होता है, जो सारी की सारी आज के समय आप क्या देखते हो, जो सड़कें हैं वो ऐसे आएगी, एक नगर आपके जो शहर है उसका एक सड़क ऐसे आएगी, दूसरे वाली ऐसे आएगी, है ना, इधर से आएगी और इधर से आएगी, इधर घूम चक्कर टाइप का बना दिया जाता है, चौकोर बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती थी, जहां पर क्या हुआ करता था आपके सामने, आप जो सड़कें वो एक दूसरे को समकोण पे 90 डिग्री पे काटती थी, और नगर को 4 खंडों में बांटा जाता था, जिसको ग्रिड पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया विस्तार से आपको ये सभी चीजें। अगले वाला पॉइंट आपके सामने, उत्कर्ष जल निकासी। हड़प्पा सभ्यता में देखो, कोई भी अगर आज सबसे बड़ी बात करें, भारत की बात करें, तो सबसे बड़ी समस्या क्या, जल निकासी की। बड़े शहरों में सीवेज लाइन डलती है, पहले सड़क का निर्माण करते हैं, फिर सीवेज लाइन डलने के लिए सालों साल लग जाते हैं, है ना। सबसे बड़ी समस्या है आपके सामने। छोटे शहरों की तो बात ही मत करो, भारत में नालियां नहीं निर्माण की जाती। अगर गांव के विद्यार्थियों सड़क का निर्माण कर दिया जाता, नाली का निर्माण नहीं होता है, सड़क पे पानी इकट्ठा हुआ रहता है। लेकिन सीखना आपको हड़प्पा सभ्यता से, जो 2500 ईसा पूर्व थी, और उसमें भी व्यवस्थित प्रणाली हुआ करती थी। क्या प्रणाली हुआ करती थी, जिसके अंदर हड़प्पा सभ्यता में घरों, सार्वजनिक सड़कों व सार्वजनिक स्थानों जल निकासी की अद्भुत कुशल प्रणाली थी, जिससे प्रत्येक घर में एक निजी कुआं और स्नान घर हुआ करता था। मतलब आपके सामने हड़प्पा सभ्यता वालों को कोई स्वच्छ भारत मिशन लाने की जरूरत नहीं की, वो उसी समय उन्होंने अपने स्वच्छ स्नान घर, नहाने के लिए अलग से घर और एक घर में कुएं का रखते थे। साथ के साथ वो ऐसे नहीं करते थे आपके सामने कि जो पानी आ रहा है वो पड़ोसी की नाली में पानी छोड़ दिया जाए, नहीं। हर घर की जो पानी है, पानी की जो नालियों के माध्यम से सड़क के किनारे मिल जाया करती थी। देखो क्या हुआ करता था आपके सामने, ये सड़क है, इसके किनारे इन्होंने नालियों का निर्माण कर रखा था, और स्नान घर है वो सड़क के, जो कोई भी घर है वो सड़क के किनारे हुआ करते थे, और स्नान घर को उस नाली के किनारे पर बनाया जाता था। जैसे आपके सामने नाली से पानी सीधा इसके अंदर जाता था, जो स्नान घर का पानी सीधा नाली के अंदर जाता था, नालियों को ढक के रखते थे। समझ में आ गया आपके सामने, पत्थरों से ढका जाता था। और फिर क्या हुआ करता था, इस प्रकार की जो पूरा नगर है उसमें इस प्रकार की जो नालियां वो जाती थी, और जो सारा पानी है वो एक मैन होल बनाया जाता था। मैन होल के एक बहुत बड़ा सा खड्डा बनाया जाता था, जिसमें वो पानी है वो इकट्ठा हो जाता था। साथ के साथ बीच में जो नालियों है, इनके ऊपर जो है खाली जगह सफाई करने के लिए भी छोड़ रखी थी, ताकि जरूरत पड़े तब उनकी सफाई भी की जा सके। तो समझ सकते हो आप, उन्होंने उस समय इतनी इंजीनियरिंग का प्रयोग किया था, इतनी समझदारी के साथ सभी चीजों को व्यवस्थित ढंग से प्रयोग किया था। समझ में आ गया आपके सामने। क्या करते थे, नालियां है, नालियों, हर सड़क के किनारे नालियों का निर्माण था। नालियों के किनारे पर क्या आपके सामने स्नान घरों का निर्माण करके रखते थे अपने घरों का, सीधा पानी नालियों में जाता था। समझ में आ गया, उन घरों का पानी, जो नालियां उनको ढक कर रखते थे। समझ में आ गया। और आज के समय आप देखते हो ना, जो आपके शहरों में जो छोड़ के रखते हैं भाई बीच में से, ताकि उनको सफाई कर सकें, जो सीवरेज की लाइन होती है, नाले होते हैं, उनको बीच से खुला छोड़ा जाता था, ऐसे इन्होंने भी खुला छोड़ रखा था ताकि सफाई की जा सके। और सब नालियां उनको एक जगह, एक बड़े से जो कुंड है उसमें जोड़ रखा था, वहां पे सारा सारा पानी चला जाता था। तो उस समय के लोग भी इतनी ज्यादा समझदार और व्यवस्थित तरीके से कार्य करते थे।
अगले वाला पॉइंट है पकी हुई ईंटों का प्रयोग। भवन के निर्माण में मानकीकृत आकार की पकी हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग होता था, जो मिस्र व जो मेसोपोटामिया की कच्ची ईंटों वाली सभ्यता से भी अलग था। मतलब हमारी सभ्यता जो दुनिया की अन्य सभ्यताओं से सबसे ज्यादा विकसित सभ्यताएं थी। हमने बहुत पहले आपके सामने घरों के निर्माण में किस प्रकार की ईंटों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, पकी हुई ईंटों का। जब आपके सामने जब हड़प्पा सभ्यता की खोज की जाती है तब खोज भी इसी तरीके से होती है। क्यों? रेलवे लाइन है, उनके निर्माण का कार्य चलता रहता है। और फिर क्या होता है, आपके सामने जब खुदाई करते हैं, जो टीला पाकिस्तान में जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या थोड़ा खुदाई की जाती है, सिंध वाला क्षेत्र, उसमें तो देखते हैं कि बहुत सारी ईंटें निकल रही हैं। लेकिन जो उस समय तो ईंटों के निर्माण में ईंटों है, उसके लिए क्या रेलवे लाइन का निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद में डॉक्टर जो सानी है, उनके द्वारा खोज की जाती है इसकी कि ये पक्की वाली ईंटें वो सभ्यता थी एक हमारी। और पक्की ईंटों का निर्माण और फिक्स साइज की, ऐसे नहीं कि एक इतनी बड़ी, एक इतनी सी है और एक इतनी बड़ी, ऐसे नहीं, फिक्स स्टैंडर्ड साइज की सभी ईंटों का निर्माण करना हमने बहुत पहले ही शुरू कर दिया था। ये एक प्रकार की उच्च स्तर की वास्तुकला का संगठन को दिखाती है। और इससे क्या पता चलता है कि हमारी सभ्यता इतनी ज्यादा विकसित थी कि हमने बहुत ही शानदार आपके सामने क्या किया था, सभ्यता ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो ईंटें वगैरह का, इससे भी भवन का निर्माण करना शुरू कर दिया था। अगले वाला पॉइंट है कृषि और पशुपालन। सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के किनारे उपजाऊ मैदानों के कारण कृषि अर्थव्यवस्था पे आधारित थी। आपको पता है जितनी भी सभ्यताएं हैं, चाहे वो सिंधु के किनारे पनपी हैं, कुछ सरस्वती नदी के किनारे पनप रखी हैं, जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता की हैं, कुछ गगर नदियां, फिर जो सिंधु की सहायक नदियां, उनके किनारे ये सारी सभ्यताएं बसी हुई हैं। तो इनके किनारे आपके सामने क्या है, जब उस समय मनुष्य को ये पता चल गया था हम क्या कर सकते हैं, आपके सामने हम फसल भी उगा सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार के अवशेष मिले हैं, जैसे गेहूं, जौ, राई, मटर, तिल और सरसों, चावल कुछ स्थानों पर उगाए जाते थे। तो हमें अवशेष मिलता है, कहीं पर आपके सामने चावल का, कहीं पर गेहूं के अवशेष मिले हैं। कपास की खेती करने वाले भी वे लोग पहले थे। पशुपालन भी व्यापक देखने को मिलता था। क्यों? हमें कैसे पता चलता, आपके सामने वो लोग पशुपालन करते थे, तो उनके द्वारा जो हड़प्पा सभ्यता है, हाँ, वहां पर आपके सामने क्या देखने को मिलती है, एक जो उनकी जो मोहर है वो देखने को मिलती है, और उसमें एक बैल को दिखाया जाता है। तो उनको बैलों के बारे में पता था, उनको एक स्त्री है, उसके पेट से आपके सामने एक ईश्वर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार की चीजों का ज्ञान था। मतलब वो क्या किया करते थे, आपके सामने पशुपालन है वो किया करते थे। तो यही गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, मुर्गी आदि वो सभी चीजें उनका पालन किया करते थे। अगले वाला पॉइंट है व्यापार और वाणिज्य। हड़प्पा सभ्यता एक समृद्ध व्यावसायिक सभ्यता थी। आंतरिक व्यापार के साथ साथ मेसोपोटामिया, फारस व मध्य एशिया के साथ बाहरी व्यापार भी होता था। अगर अपन हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो आपके सामने किस प्रकार की सभ्यता थी, एक व्यवस्थित समृद्धशाली नगरीय व्यवस्था थी। समझ में आ गया? ये क्या नगर व्यापारिक व्यवस्था कौन सी होती है, जो क्या करती थी, अपनी वस्तुओं को दूसरी सभ्यताओं में भी बेचते थे। कैसे पता चला? जो मेसोपोटामिया है, जो इराक की सभ्यता है, फारस की सभ्यता, वहां पर हमारी जो हड़प्पा सभ्यता वाले हैं, इनके क्या मिले, मोहरे मिले हैं। तो इससे इस चीज का पता चलता है, या उनकी मोहरे भी हमारे एक दो देखने को मिली है, तो इस चीज से ये पता चलता है कि ये सभ्यताएं हैं कि लोग व्यापार भी किया करते थे, आपस में चीजों का लेन देन। मुख्यतः जो व्यापार हुआ करता था वो किस प्रकार से हुआ करता था, आपके सामने वस्तुओं का, जैसे किसी के पास 10 किलो गेहूं है तो उसने आपको 10 किलो चावल दे दिए, आपके पास 10 किलो चावल है तो उसने आपको उसके बदले 10 किलो गेहूं दे दिए। इस प्रकार की जो सभ्यताओं में आंतरिक लेन देन होता था। व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित हुआ करता था, और जो पूरा व्यापार है वो किस पे हुआ करता था, वस्तुओं के विनिमय प्रणाली, लेन देन की जो प्रणाली होती है आपके सामने, जिसे बार्टर सिस्टम भी बोला जाता है, उस पर आधारित होता था। हालांकि मानकीकृत बाटों का माप भी यूज किया करता था। मतलब 16 के गुणज के हिसाब से वहां पर बाट देखने को मिले, फिक्स, मतलब 16 के मल्टीपल देखने को मिले हैं, मोहरे देखने को मिली है, और व्यापारिक गतिविधियों की व्यक्तिगत पहचान भी देखने को मिली है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, आपकी जो मोहरे है वो मेसोपोटामिया वालों की यहाँ पर मिली है, और उनकी हमारी वहां पर देखने को मिली है। अगले वाला पॉइंट है कला व शिल्प। हमारे यहाँ के लोग, हड़प्पा सभ्यता के लोग, धातु क्रम, मतलब धातु से संबंधित जो क्रियाकलाप होते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा काम किया करते थे, जिसमें हमारे यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आपके सामने क्या है, धातु से बने हुए औजार मिले हैं, उनसे बने हुए अलग अलग प्रकार के मर्द भांड मिले हैं।
मर्द बांट क्या होता है भाई, आपके सामने आपने अपने घरों में देखा होगा, अचार वगैरह को डालने के लिए अपने घरों में एक मांड वगैरह रखते हैं ना, एक मिट्टी का बर्तन हुआ करता है जिसपे नक्काशी की हुई होती है। ऐसा बर्तन आपने देखा होगा, गोल प्रकार के होते हैं, चौकोर प्रकार के होते हैं, मिट्टी का उपयोग करके उनको बनाया जाता है। साथ के साथ अलग अलग प्रकार के आपके सामने जो आभूषण निर्माण है जिसमें सोने चांदी व मनके मिले, और मोहरे तो खास करके मिली है जिसमें जो एस्टियाइट है से बनी होती है, मतलब चिकनी मिट्टी के प्रकार का आपके सामने एक दांत जो मिट्टी होती है एस्टियाइट, उससे बनी हुई मोहरे मिली है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मूर्तिकला मिली है जिसमें एक किसकी मूर्ति मिली है, एक भगवान शिव की मूर्ति मिली है, जिसमें भगवान शिव के समान कोई व्यक्ति है वो बैठा हुआ क्या कर रहा है, पूजा कर रहा है। साथ के साथ एक नर्तकी की जो नृत्य करती हुई एक स्त्री है उसकी मूर्ति मिली है, किसकी, काश्य की। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता के लोग किस प्रकार क्या करते थे, आपके सामने पूजा पाठ किया करते थे। इनके द्वारा धातुओं का निर्माण किया जाता था, शिल्प कर्म का भी निर्माण किया जाता था। सामाजिक संरचना, समाज है वो संभवतः योद्धाओं, पुरोहितों, व्यापारियों और कृषक वर्गों में विभाजित था। आज के समय जो हमारे भारतीय समाज है इसमें जो जातिवाद देखने को मिलता है, जो अलग अलग जाति के आधार पर वर्ग देखने को मिलते हैं, वो इतने वर्ग नहीं हुआ करते थे उस समय। ये संभावना है, क्यों, क्योंकि ऊंचे नगर में अगर कोई व्यक्ति जो पश्चिमी वर्ग हुआ करता था, जहां पर लोग रहते थे, शायद वो उस समय शासक वर्ग के लोग हुआ करते थे। साथ के साथ व्यापारी वर्ग, एक आपके सामने जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरे मेसोपोटामिया में मिली, मेसोपोटामिया की सभ्य जो मोहरे वो यहाँ पर मिले, तो इससे ये भी पता चलता है कि हमारे यहाँ के लोग वो व्यापार भी वहां पर जाकर जरूर किया करते थे। अगले वाला पॉइंट आपके सामने कृषकों श्रमिकों में विभाजन था, और आपके सामने जो कृषक है वह किसानी क्या करते थे, तो कृषकों में भी आपको विभाजन देखने को मिलता है। साथ के साथ एक आपके सामने जो मातर देवी की मूर्तियां, बहुतायत में मातर समाज की संभावना भी दिखाई पड़ती है। एक मूर्ति दिखाई पड़ती है जहां पर एक मोहर है, एक मोहर में क्या दिखाई पड़ता है, आपके सामने एक स्त्री है, वो आपके सामने वो बैठी हुई है और उसके नाभि से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, उसको मातर देवी के नाम से जाना जाता है। और इस चीज से अनुमान लगाया गया कि जो महिला है उस समय पुरुष सत्तात्मक समाज नहीं, मात्र सत्तात्मक समाज देखने को मिलता था, महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देखने को मिलते थे। धार्मिक मान्यताओं की बात करें, मोहरों और मूर्तियों पर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर मातर देवी की पूजा की जाती थी। मतलब अलग अलग प्रकार की जो मोहरे हैं और मूर्तियां हैं उससे जो साक्ष्य मिलते हैं, इस चीज से पता चलता है कि जो मातर देवी है, जो स्त्री है, स्त्री देवी, उसकी पूजा की जाती थी। पशुपति महादेव, प्रोटोशिव, मतलब एक व्यक्ति है जो भगवान शिव जैसा दिखाई दे रहा है। पता कैसे चलता है भगवान शिव है, क्यों, क्योंकि वो ध्यान मगन है, पास में एक बैल की भी चित्र उसके पास दिखाई पड़ता है। तो इस चीज से पता चलता है भाई ध्यान तो भगवान हिंदू धर्म सभ्यता में कौन करते हैं, सिर्फ एक ही ईश्वर जो ध्यान करता है, उसका नाम क्या आपके सामने, महादेव है। तो वो उसको नाम प्रोटो शिव के नाम से उनको जाना जाता है कि हो सकता है वो भगवान शिव है, उनके पूजा किया करते थे। तथा वृक्ष पूजा, पीपल की पूजा देखने को मिलती थी। लिंग या योनि, मतलब जो आपके सामने जो प्रजनन जो यंग अंग होते हैं उनकी पूजा करते थे। क्यों, क्योंकि उन्हें लगता था क्योंकि जनसंख्या आपके सामने उस समय महत्वपूर्ण थी और आपके सामने, इसीलिए उनके लिए वो सब चीजें अद्भुत थी, इसलिए वो उन सब चीजों की क्या करते थे, पूजा करते थे। साथ के साथ अग्नि वेदिया भी मिली। अग्नि वेदिया क्या, अग्नि के जो बड़े बड़े साक्ष्य मिले हैं अग्नि के जो राग के, तो इस चीज से पता चलता है कि अग्नि की भी पूजा हुआ करती थी और किसी बड़े मंदिर के अवशेष वहां पर मिलते नहीं थे। तो इससे पता चलता है कि मूर्ति पूजा उस समय वो लोग नहीं करते थे। लिपि की बात करें, आपके सामने हड़प्पा वासियों के द्वारा एक चित्रात्मक लिपि का उपयोग करते थे जो अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। मतलब उनके द्वारा किस प्रकार की लिपि का उपयोग करते थे, चित्रों से बनी हुई लिपि है उसका प्रयोग किया करते थे। और ये मुख्यतः किस प्रकार से लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और मोहरों पर व्यापक रूप से पाई जाती थी। किस प्रकार से लिखी जाती थी, दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी और मोहरों पर ये सब चीजें वो व्यवस्थित और व्यापक रूप से देखने को मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता द्वारा अपनी उन्नत नगरीय व्यवस्था व व्यापारिक कुशलता व कलात्मक विकास के लिए मानी जाती है। तो आप सबको इस चीज से पता चलता है जो हड़प्पा सभ्यता है वो अपनी नगरीय व्यवस्था है, शानदार नगरीय व्यवस्था, वो उनकी व्यापार कुशलता व कलात्मक जो विकास है उसके लिए उसको जाना जाता है और भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सभ्यताओं में से एक थी। कौन सी सभ्यता आपके सामने, हड़प्पा सभ्यता है, वो सबसे व्यवस्थित सभ्यताओं में से एक थी। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।